बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल ग्लोब की फाइनल चेक लिस्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी के लिए बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले जनरल पैथोलॉजी से, फिर हम माइक्रोबायोलॉजी की तरफ शिफ्ट करेंगे। और एक ही वीडियो है, इसी वीडियो के अंदर हम पूरी ऑलमोस्ट चेक लिस्ट को कवर कर लेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आप लास्ट तक देख लोगे, तकरीबन ये 30-40 मिनट की या 45 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो वहाँ पर चेक लिस्ट के अंदर है, तो अडाप्टेशन लिखा हुआ है, ऑल अडाप्टेशन और इनकी एग्जांपल है। तो हर अडाप्टेशन की एग्जांपल आपको आनी चाहिए। लाइक जो हाइपरट्रॉफी होती है, इसकी क्या एग्जांपल होती है? हाइपरट्रॉफी के अंदर आप कह सकते हो कि हाइपरट्रॉफी की जो एग्जांपल होती है, या तो प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन आगे स्मूथ मसल की प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी कराता है, यूट्राइन मस्कुलेचर की। दूसरी तरफ फिजियोलॉजिकल में ये होता है कि स्केलेटल मसल के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से इनकी हाइपरट्रॉफी होती है। बाकी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में आप कह सकते हो कि जो हार्ट की इन्लार्जमेंट होती है क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से, या एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज की वजह से, स्टेनोटिक एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज की वजह से, तो वह पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में आती है। इसके बाद है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया की क्या फिजियोलॉजिकल एग्जांपल होती है? फिजियोलॉजिकल एग्जांपल में हार्मोनल है। फॉर एग्जांपल जो आप कह सकते हो ब्रेस्ट की जो एपिथेलियम होती है, जबकि कंपनसेटरी में लीवर का आपने लिख देना है। पैथोलॉजिकल की बात करते हैं तो पैथोलॉजिकल के अंदर एक्सेसिव या इनएप्रोप्रिएट हार्मोन है। अगर हार्मोन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ग्रोथ फैक्टर की वजह से, फॉर एग्जांपल वायरस का इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ऐसे ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है जो होस्ट सेल की प्रोलिफरेशन के साथ इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। इसी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से स्किन का वार्ट्स हो जाएगा, म्यूकोजल लेयन होना शुरू हो जाएगी। उन म्यूकोजल लेयन के अंदर हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियल सेल देखने को मिलते हैं। इसके बाद बारी एट्रॉफी की। एट्रॉफी के डिफरेंट कॉजेस होते हैं, ठीक है, और मैकेनिज्म क्या होता है? या तो ट्रॉफिक सिग्नल कम हो गया, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम एक्टिवेट हो गया, या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गया, डिसयूज है, डिग्रेडेशन है, आउटोफेजी होती है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। हम एयरट्रॉफी को दो में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है फिजियोलॉजिकल, एक होती है पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल एयरट्रॉफी होती है ब्लोरिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल नोटोकॉर्ड और थायरोग्लोसल डक्ट होती है, ये अडल्ट के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल पार्चुलेशन के बाद यूट्रस का जो साइज है वो इन्वोल्यूट कर जाता है, ठीक हो गया। जबकि जो पैथोलॉजिकल होती है, पैथोलॉजिकल की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। लाइक अगर वर्कलोड कम हो गया, डिसयूज एयरट्रॉफी होती है। फॉर एग्जांपल अगर बोन का फ्रैक्चर होता है, इमोबिलाइजेशन हो गया, बेड रेस्ट हो गया, तो इसकी वजह से स्केलेटल मसल का जो साइज होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 में लॉस ऑफ इनर्वेशन आ जाता है, डीनर्वेशन एयरट्रॉफी होता है। लाइक इसमें भी स्केलेटल मसल का फंक्शन खत्म हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसको सिनाल एयरट्रॉफी बोलेंगे, ओके। इसके बाद इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की तरफ एग्जांपल क्या लिखो कि मेरस्मस है, क्वाशियोरकर होती है, कैशेक्सिया वगैरह देखने को मिलती है कैंसर सेल के अंदर। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन है, तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन के अंदर ब्रेस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टिमुलेशन खत्म कर दे तो इनकी एयरट्रॉफी हो जाती है। और लास्ट में प्रेशर आता है, लाइक प्रेशर इफेक्ट होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो सराउंडिंग टिश्यू की कंप्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिक इंजरी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाप्लेजिया की डिफरेंट एग्जांपल होती है, एक होती है एपिथेलियल, दूसरी कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मायोसाइटस ओसिफिकेंस है, जिसके अंदर स्केलेटल मसल के अंदर कार्टिलेज, बोन और एडिपोज टिश्यू की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और एपिथेलियल के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होती है, लाइक कोलमनर टू स्क्वेमस के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम आती है, स्क्वेमस टू कोलमनर के अंदर बैरेट इसोफेगस आता है, स्क्वेमस टू स्क्वेमस के अंदर केराटोमलेशिया होता है। और एक और बात याद रख लेना कि चाहे विटामिन ए की एक्सेस हो, चाहे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, इन दोनों की वजह से मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है, ठीक हो गया, ओके। तो इन दोनों की वजह से कैंसर वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मैंने आपको सारा बता दिया है, अडाप्टेशन के बारे में इनकी एग्जांपल से बता दिया है। इसके बाद नंबर 2 है अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। नेक्रोसिस के अंदर सेल का साइज बढ़ जाता है, अपोप्टोसिस में सेल का साइज कम हो जाएगा। न्यूक्लियस इसमें पिक्नोसिस, कैरियोलेक्सिस, कैरियोलाइसिस होती है। अपोप्टोसिस के अंदर सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होती है, न्यूक्लियोसोम साइज फ्रेगमेंट बन जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्रोसिस के अंदर डिस्ट्रप्टेड होती है, लेकिन अपोप्टोसिस में इंटैक्ट होती है, लेकिन उसकी लिपिड्स की ओरिएंटेशन खराब हो जाती है। सेलुलर कंटेंट, जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं नेक्रोसिस के अंदर, तो वो एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं, सेल से लीक आउट जाती है। लेकिन अपोप्टोसिस के अंदर सेल की कंटेंट इंटैक्ट होती है, अपोप्टोटिक बॉडी में रिलीज हो जाती है। इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस में होती है, अपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, जबकि अपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल दोनों हो सकता है, ठीक है। अब जो नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस की 6 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती है, कोआगुलेटिव, ल्यूकोफैक्टिव, गैंग्रीनस, कैजियस, फैट और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इन सब की एटलीस्ट एग्जांपल आने चाहिए। लाइक इस्कीमिक इंजरी होती है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर, ल्यूकोफैक्टिव के अंदर आप कह सकते हो कि ब्रेन वगैरह की जो इन्फेक्शन होती है, गैंग्रीनस के अंदर लिम्स वगैरह का लिख लेना, कैजियस के अंदर टीबी वगैरह का लिख लेना, फैट के अंदर पैनक्रियाटाइटिस लिख लेना, फिब्रिनॉइड के अंदर वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम लिख लेना, ठीक हो गया, ओके। अब जो अपोप्टोसिस होती है कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर होती है, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर होती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर आपने सुपर न्यूमेरी सेल को रिमूव करना हो या हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू की
कोगुलेशन होती है, या सेल का टर्नओवर ज़्यादा हो गया, या पोटेंशियली सेल्फ इलेक्टेड लिम्फोसाइट है, फाइनली जो होस्ट सेल का फंक्शन खत्म हो चुका है। जबकि पैथोलॉजिकल के अंदर डीएनए डैमेज है, मिसफॉल्टेड प्रोटीन है, या वायरस का इन्फेक्शन होता है, या फाइनली जो पैरेन्काइमल ऑर्गन में देखने को मिलती है डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद, तो वो भी क्या होती है, तो वो भी एपोप्टोसिस होती है, लेकिन वो पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस के अंदर आ जाती होती है। एपोप्टोसिस के दो पाथवे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक, जबकि डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक में ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल, डीएनए डैमेज, रेडिएशन से, टॉक्सिन से, या फ्री रेडिकल से, या प्रोटीन की मिसफॉल्टिंग होती है। जबकि डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे में रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन होता है, फैस और टीएनएफ रिसेप्टर। जो फैस होता है उसको CD95 कहते हैं, फैस लाइगेंड और फैस रिसेप्टर का आपस में दूसरे से इंटरेक्शन होता है। एपोप्टोसिस की प्रोटीन BCL, BCL-XL, MCL1 होती है, ये एंटी एपोप्टोटिक होती है, जबकि बैग्स और बैग प्रो एपोप्टोटिक होती है। जबकि रेगुलेटेड के अंदर बैड बीम बिट पूमा और नॉक्स आ जाएगा, जिनके पास 3 डोमेन्स होती है BH के। ओके, ठीक हो गया। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। पिगमेंटेशन पूछ रहा है, तो पिगमेंटेशन वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो जो पिगमेंटेशन है, इस टॉपिक को यहाँ से कवर कर लेते हैं। पिगमेंट ऐसे कलर सब्सटेंस होती है जो कि हमारे सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकती है, या एब्नॉर्मल हो सकती है, सेल के अंदर एक्युमुलेट होती है। पिगमेंट एक्सोजीनस भी हो सकती है, एंडोजीनस भी हो सकती है। एक्सोजीनस पिगमेंट के अंदर कार्बन पार्टिकल है, जबकि जो एंडोजीनस पिगमेंट के अंदर टैटूइंग आ जाएगा। नहीं, एंडोजीनस नहीं, एक्सोजीनस के अंदर कार्बन और टैटूइंग आ जाएगा। जो कार्बन की डेपोजिशन होती है लाइक लंग्स के टिश्यू को ब्लैक कर देगा, तो उसको एंथ्राकोसिस कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। या कार्बन के डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो एम्फीसीमा करा देते हैं, उसको बोलते हैं कोल वर्कर निमोकोनियोसिस। जबकि एंडोजीनस पिगमेंट के अंदर लाइपोफिसिन, मेलानिन और हीमोसिस्टेरिन होती है। हीमोसिस्टेरिन लोकल और सिस्टेमिक आयरन एक्सेस की वजह से होती है। अब सिस्टेमिक आयरन ओवरलोड होता है, जो हीमोसिस्टेरिन होती है बहुत सारे टिश्यू के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाती है, इसको हम हीमोक्रोमेटोसिस वगैरह कहते हैं। वैसे हीमोसिड्रो ठीक है, ओके। तो जो हीमोसिड्रोसिस का मतलब है टिश्यू के अंदर हीमोसिड्रिन की डेपोजिशन होती है। अब हीमोसिड्रोसिस की क्या कॉज होती है, या तो आयरन की डेपोजिशन बढ़ गई है, आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ गई है हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से, हेमोलिटिक एनीमिया है, या फिर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, थैलासीमिया वाले पेशेंट के अंदर है। इसके बाद कैल्सिफिकेशन है। जो कैल्सिफिकेशन होती है दो टाइप की होती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन नेक्रोटिक एरिया में देखने को मिलती है। कैल्सिफिकेशन हमेशा थीरोमा वाली जगह पे देखने को मिलती है, एजिंग में होती है, डैमेज हार्ट वाल में होती है, जहाँ पर फंक्शन की खत्म हो जाती है। कभी कभार ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड के अंदर भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होने को मिलती है। कैल्शियम साल्ट बेसोफिलिक होते हैं, अमॉर्फस ग्रैनुलर होती है, क्लम्प्ड अपेयरेंस होती है, इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है। कभी कभार हेटेरोटॉपिक बोन की फॉर्मेशन भी होती है। कभी कभार जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वाला कोई मटेरियल होता है तो वो लैमिनेटेड कन्फिगरेशन ले लेता है, तो उसको बोलते हैं सैमोमा बॉडी। सैमोमा बॉडी आपको किसमें देखने को मिलती है, थायराइड के कैंसर में देखने को मिलती है। और एस्बेस्टोसिस के अंदर कैल्शियम और आयरन के जो साल्ट होते हैं लॉन्ग सिलेंडर स्पिक्यूल बनाते हैं एस्बेस्टोस की लंग्स के अंदर, तो इस एक्सोटिक बीडेड डंबल अपीयरेंस को एस्बेस्टोस बॉडीज कहते हैं। एस्बेस्टोस बॉडीज लंग्स के अंदर, सैमोमा बॉडीज थायराइड पैपिलरी कैंसर के अंदर बनती है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के 4 कॉजेज होते हैं, तो पीटीएस हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ गई है, या फिर बोन की डिसॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है, या विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन हो गई है, या फिर रीनल फेलियर हो गया है। जबकि लेस कॉमन कॉजेज के अंदर एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम है, मिल्क कल्किली सिंड्रोम है, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि कुछ और डिफरेंट कंडीशंस होती है। ओके, ठीक है। जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है किसको अफेक्ट करती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, किडनी, लंग, सिस्टेमिक आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स को अफेक्ट करती होती है। ओके, ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कहा है फैटी लीवर का एक्सप्लेन करो, तो फैटी लीवर वाले टॉपिक में आ जाती है, तो ये फैटी चेंज है। तो स्टीटोसिस और फैटी चेंज का मतलब है कि पैरेन्काइमल ऑर्गन के अंदर टैग की एक्युमुलेशन होना शुरू हो गया है। फैटी चेंज लीवर में देखने को मिलती है क्योंकि लीवर फैट के मेटाबॉलिज्म में आ जाता है, लेकिन हार्ट, मसल और किडनी के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड की एक्युमुलेशन होती है। स्टीटोसिस के क्या कॉजेज होती है, टॉक्सिन्स है, प्रोटीन की मैल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज, सेमेलाइटिस है, ओबेसिटी और एनोरेक्सिया नर्वोसा वगैरह भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब हायर इनकम नेशन के अंदर यानी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो फैटी लीवर है उसका कॉज होता है अल्कोहल होती है, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डायबिटीज और ओबेसिटी की वजह से होता है। फैटी लीवर को उन्होंने स्पेशल पैथोलॉजी वगैरह के अंदर कवर कर देना है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आई थिंक सेल इंजरी वाले चैप्टर के अंदर इतने ही क्यू वगैरह इतने ही चेकलिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन के वैस्कुलर और सेलुलर रिएक्शन है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 3 फेजेस होते हैं, पहले डायलेशन, दूसरा परमिबिलिटी और तीसरा ल्यूकोसाइट रिस्पॉन्स होता है। तो रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो रिएक्शन और क्या होता है ब्लड वेसल का, पहले वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर है, ठीक है। इसमें वेसोडाइलेशन होती है, परमिबिलिटी बढ़ जाती है, लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, वेसल का डायमीटर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से स्टेसिस होती है, स्टेसिस की वजह से वेस्कुलर कंजेशन और रेडिनेस देखने को मिलती है। और फिर फाइनली वेस्कुलर परमिबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से होती है। फिर रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड होता है। फिर ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट होती है, ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट के अंदर मार्जिनेशन है, रोलिंग है, फिर एडीएन होती है। ओके, रोलिंग सेलेक्टिन की वजह से होती है, कीमोकाइन इंटेग्रिन की एक्टिवेशन कराती है, इंटेग्रिन आगे स्टेबल एडीएन करती है, CD31 या फिर कैम1 ट्रांसमाइग्रेशन या डायबिटीज करती है। फिर फाइनली कीमोटैक्सिस होती है ल्यूकोसाइट की, और फिर इन्फ्लेमेशन आके खत्म हो जाती है।
ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो ये मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं। अगर आप इस टॉपिक में आओगे तो 4 मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल की डायलेशन होती है, ल्यूकोसाइट और फ्लूइड की एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर एक्युमुलेशन होती है। 4 मेजर पैटर्न है, सीरियस इन्फ्लेमेशन, फीब्रिनस इन्फ्लेमेशन, प्रूलेंट या सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन और अल्सर आ जाती है। सीरियस इन्फ्लेमेशन के अंदर सेल पुअर फ्लूइड स्पेसेस के अंदर एक्सुडेट हो जाएगा। तो जो एक्सुडेट होता है सेल पुअर फ्लूइड का, तो उसको सीरस कहते हैं। जबकि फिब्रिनस के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा, स्पेसिफिकली ऐसे स्पेसेस जो कि सेल इंजरी की वजह से क्रिएट होगी है, या बॉडी कैविटी जो कि पेरिटोनियम, प्लूरा और पेरिकार्डियम से लाइंड है, तो उसकी वजह से सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है। जो फ्लूइड होता है सीरम इन्फ्लेमेशन के अंदर, तो उसमें माइक्रोब्स या ल्यूकोसाइट नहीं होते, ओके, लेकिन जो माइक्रोब्स या ल्यूकोसाइट होती है प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा से आ सकता है या मेसोथेलियल सेल की सिक्रेशन वगैरह से आ सकता है। जो एफयूएन होती है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर भी बनती है। फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर के अंदर ब्लड आउटफ्लो कम हो गया या प्लाज्मा कॉर्टिक प्रेशर कम हो गया। जो स्किन के ब्लिस्टर्स होते हैं बर्न्स की वजह से या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनकी वजह से सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है। फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन के अंदर वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से फिब्रिनोजन ब्लड से लीक आउट कर देगा। फिब्रिन एक्स्ट्रा वेस्कुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो फिब्रिनस एक्सुडेट होता है, ये उस वक्त डेवलप होगा जो वेस्कुलर लीकेज ज़्यादा बड़ा होगा या प्रोकॉग्नेंट स्टिमुलस है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल होती है। तो जो फिब्रिनस एक्सुडेट होती है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? जो फिब्रिनस एक्सुडेट होती है ये आपको देखने को मिलती है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम की थिकनिंग में वगैरह में देखने को मिलती है। इसके बाद प्रूलेंट या सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन या एब्सेस होती है। प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन के अंदर पस होती है, पस में न्यूट्रोफिल होती है, ल्यूकोफाइड डेब्रिस है, नेक्रोटिक सेल और एडिमेटस फ्लूइड होता है। तो इन 3 चीज़ों को हम पस कहते हैं। प्रूलेंट या सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन का मेजर कॉज बैक्टीरिया होती है जो कि ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस करवा देती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकाई है। तो ऐसे पैथोजन को हम पायोजन या पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन एक्यूट एपेंडिसाइटिस में होती है। जो एब्सेसिस है लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस होती है। फॉर एग्जाम्पल जो सुपरेशन है किसी टिश्यू ऑर्गन या कन्फाइंड स्पेस के अंदर बरीड हो जाए तो उसको एब्सेस कहते हैं। ये किसी पायोजेनिक बैक्टीरिया की सीडिंग की वजह से हो सकती है। एब्सेस के सेंटर में ल्यूकोफाइड रीजन होता है जिसमें नेक्रोटिक ल्यूकोसाइट या टिश्यू सेल होती है। फिर जोन ऑफ प्रिजर्व न्यूट्रोफिल होता है और फिर इसके बाद वेस्कुलर डायलेशन होती है और पैरेन्काइमल फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है जो कि इंडिकेट करती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और रिपेयर को। ठीक है, अल्सर एक लोकलाइज डिफेक्ट होता है या एक्सकेवेशन होता है किसी भी ऑर्गन या टिश्यू की सर्फेस का जो कि इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक सेल की शेडिंग की वजह से बनता होता है। जो अल्सरेशन होती है उस जगह पे देखने को मिलती है जब टिश्यू की नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन एक वक्त में चल रही है। तो अल्सर होता है ये माउथ के अंदर, स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और जेनिटल ट्रैक के अंदर देखने को मिलता है। स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी देखने को मिल सकता होता है। फॉर एग्जांपल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी है, डायबिटीज है, सिकल सेल एनीमिया है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, तो अल्सर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जो अल्सर है उसकी बेस्ट एग्जांपल पेप्टिक अल्सर होती है जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों चल रही होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होती है, वेस्कुलर डायलेशन होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर जो अल्सर के मार्जिन और बेस होती है वहां पर फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, स्कारिंग होती है, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल की एक्युमुलेशन होती है। तो ये अल्सर, प्रूलेंट या सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन और एब्सेसिस आती है, फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन और सीरियस इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का 3 आउटकम होती है। पहला आउटकम क्या होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर कि या तो रेजोल्यूशन हो जाएगी, कंप्लीट रेजोल्यूशन जब होती है जब टिश्यू की इंजरी लिमिटेड है, शॉर्ट लिव्ड है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन रिलेटिवली कम हुई और पैरेन्काइमल रीजनरेट कर सकता है, या फिर फिब्रोसिस हो सकती है, या फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। इसके बाद साइटोकाइन एंड देयर रोल। तो साइटोकाइन वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, उनके रोल्स वगैरह पूछ रहे हैं। जो साइटोकाइंस होती है ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 है, तो इनके क्या रोल्स होते हैं? ओके, तो ये वैसे साइटोकाइन लिखे हुए हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, कीमोकाइन और इंटरल्यूकिन 17 आती है। इंटरल्यूकिन 17 एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में आता है, जबकि क्रॉनिक के अंदर इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गैमा आता है। इंटरफेरॉन गैमा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर आ जाएगा। तो इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेज की एक्टिवेशन कराता है, टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल से प्रोड्यूस होता है। जो ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 होती है उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला फंक्शन एंडोथेलियल एक्टिवेशन, दूसरा ल्यूकोसाइट या दूसरे डब्ल्यूबीसी की एक्टिवेशन कराना, तीसरा एक्यूट फेज रिस्पांस आता है, सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पांस है। सिस्टमिक एक्यूट फेज के अंदर क्या क्या चीजें आती है? सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पांस के अंदर क्या होता है? पहला फीवर होता है, दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि एक्यूट फेज प्रोटीन के लेवल बढ़ जाता है, तीसरा ल्यूकोसाइटोसिस होता है, नंबर 4 क्या होता है? नंबर 4 पल्स प्रेशर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेटिंग कम हो जाती है, और लास्ट में सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। सेप्टिक शॉक के अंदर 3 चीजें होती है, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन होती है, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज वगैरह देखने को मिलती होती है। इन तीनों को मिला के आप सेप्टिक शॉक कह देते हो। ठीक है, तो ये सिस्टमिक आपको मैंने बता दी है। ओके, तो एंडोथेलियल एक्टिवेशन के अंदर एंडोथेलियम पे जाके काम करते हैं, एंडोथेलियल एक्टिवेशन कराती है जिसमें एंडोथेलियम के ऊपर एडीएन मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन है, और इनके लाइगेंड्स होती है ल्यूकोसाइट एंड टाइग्रिन के, तो वो लाइगेंड्स भी बढ़ जाती है, मीडिएटर की सिंथेसिस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और दूसरे सेल होती है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा न्यूट्रोफिल के रिस्पांस को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके आगे सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पांस प्रोटीन आती है। ठीक है, ओके, और लास्ट में जो
बल्कि लास्ट में कुछ भी नहीं है। जो कीमोकाइन है, कीमोकाइन में CXC कीमोकाइन है, CC कीमोकाइन है, C कीमोकाइन और CX3C कीमोकाइन है। CXC कीमोकाइन के अंदर बेस्ट एग्जांपल है CCL8 है, जिसको इंटरल्यूकिन 8 कहते हैं, न्यूट्रोफिल के लिए स्पेसिफिक है। CC के अंदर आ जाती है, हम कह सकते हैं कि MCP1 या CCL2 होती है, ठीक है। ईओटैक्सिन है जिसको CCL11 कहते हैं, मैक्रोफेज वाले के लिए MIP होती है, ओके। इसके अलावा जो CCS के अंदर एक ही होती है, लिम्फोटेक्टिन है, जबकि यहाँ पे फ्रुक्टाल्केन होती है, ठीक हो गया, ओके। तो ये कीमोकाइन आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद ड्रा एंड लेबल ग्रैनुलोमा इन द जाइंट सेल। तो ग्रैनुलोमा और जाइंट सेल की डायग्राम है, तो उसको जरूर तैयार करके जाना है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ग्रैनुलोमा और जाइंट सेल की डायग्राम वगैरह हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, एटियोलॉजी ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। तो क्या होती है एटियोलॉजी ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन? तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की फॉर्म होती है, जहाँ पे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट और नेक्रोसिस तीनों एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सेलुलर अटेम्प्ट होता है ताकि किसी ऑफेंडिंग एजेंट को जिसको एलिमिनेट कराना बड़ा मुश्किल है तो उसको कंटेन कर ले, ठीक हो गया। टी लिम्फोसाइट की स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होती है। मैक्रोफेज नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देती है। मैक्रोफेज कभी कभार साइटोप्लाज्म को अबेंडेंट कर लेंगे और वो एपिथेलियल सेल बन जाएंगे। कुछ मैक्रोफेजेस मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बन जाते हैं। जो ग्रैनुलोमा है दो टाइप का होता है, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा और इम्यून बॉडी ग्रैनुलोमा। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा फॉरेन बॉडीज की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल टाक है, स्यूचर होता है, दूसरे फाइबर्स होते हैं जिनके फेगोसाइटोसिस वगैरह नहीं कर सकते। इम्यून ग्रैनुलोमा के अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सकते होते हैं। एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, साइफियस, कैट स्क्रैच डिजीज, सार्कोइडोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिसमें क्रॉन डिजीज आ सकता है। एक बात रट्टा मार लेना, सिर्फ कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा टीबी के अंदर होता है, बाकी सबके अंदर कोई कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा नहीं होता, ठीक हो गया, ओके। इनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह भी देख लेना, लाइक एपिथेलियल सेल होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल होती है, उनको सराउंड करने वाला रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट वगैरह होता है, सेंटर में केजियस, नेक्रोसिस वगैरह देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी रिपेयर है, ओके। हीलिंग बाय प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन है। तो प्राइमरी इंटेंशन वाली हीलिंग कब होती है? जब इंजरी किसी एपिथेलियल लेयर को इन्वॉल्व करती है। जो प्राइमरी मैकेनिज्म होता है एपिथेलियल रीजनरेशन होती है। इसके अंदर सिंपल क्या होता है कि जो क्लीन अनइन्फेक्टेड सर्जिकल वुंड है जो कि स्यूचर से अप्रोक्सीमेटेड होते हैं, उसकी हीलिंग होती है। जो इंसिजन है, ठीक है, वो एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन की फोकल डिस्ट्रक्शन कराता है। कुछ ही एपिथेलियल सेल की और कनेक्टिव टिश्यू की डैमेज होता है। जो यहाँ पर जो स्कार होता है, स्कार जो ए सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्कार सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल नहीं होते, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन को देख लेते हैं। अब होता यह है कि ऐसे वुंड जिनका लार्जर टिश्यू डेफिसिट है, तो जो फिब्रिन क्लॉट है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा, ज़्यादा एक्सुडेट होगा, ज़्यादा नेक्रोटिक डेब्रिस होगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि ज़्यादा टिश्यू का डेफिट होगा तो ज़्यादा नेक्रोटिक डेब्रिस होता है, ज़्यादा एक्सुडेट होता है, ज़्यादा फिब्रिन होता है। इसके अलावा जो लार्जर डिफेक्ट होगा तो सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होने की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू भी ज़्यादा आएगा, ठीक हो गया, ओके। जो शुरू में क्या होगा, प्रोविजनल मैट्रिक्स होगा, जिसमें फिब्रिन है, प्लाज्मा है, फिब्रोनेक्टिन और टाइप 3 कोलेजन बनेगा, लेकिन इसके बाद 2 हफ्ते के बाद टाइप 3 टाइप 1 कोलेजन से रिप्लेस हो जाएगा। फाइनली ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू ये ई वैस्कुलर सैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ई वैस्कुलर स्कार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे फाइब्रोब्लास्ट की वजह से होती है। ये वुंड की कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरी टेंशन के अंदर नहीं होती। अब जो एब्नॉर्मैलिटीज होती है टिश्यू रिपेयर में, तो वीनस लेग अल्सर है, आर्टेरियल लेग अल्सर है, डायबिटिक अल्सर है, प्रेशर सोर्स होती है। इसके अलावा वुंड डिहीजेंस है, एक्सेसिव स्कारिंग के अंदर हाइपरट्रॉफिक स्कार है, क्लीवाइट होती है, एक्सुबेरेंट ग्रैनुलेशन होती है और कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया, ओके। और जो कौन से फैक्टर्स होती है जो टिश्यू रिपेयर को इम्पेयर कर देते हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, डायबिटीज़ होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है। इसके अलावा मैकेनिकल फैक्टर्स होती है, पूर परफेरियन होती है, फॉरेन बॉडीज है, एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ टिश्यू इंजरी है और लोकेशन ऑफ टिश्यू इंजरी होती है, ठीक हो गया, ओके। तो ये आपको हमने बता दिया। इसके बाद एंजियोजेनेसिस पूछ रहे हैं। एंजियोजेनेसिस के क्या स्टेप होती है? सबसे पहले वेसोडाइलेशन होती है, फिर पेरिसाइट की सेपरेशन होती है, फिर इसके बाद एंडोथेलियल सेल की माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन के बाद एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन होती है, प्रोलिफरेशन के बाद रीमॉडलिंग होती है, रीमॉडलिंग के बाद रिकरेटमेंट होती है पेरी एंडोथेलियल सेल की, लाइक स्मॉल कैपिलरी के लिए पेरिसाइट होती है, स्मूथ मसल लार्जर वेसल के लिए होती है, फिर सेपरेशन होती है एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन की। तो ये इसके स्टेप्स आपको मैंने बता दिया है। अब कुछ ग्रोथ फैक्टर आना शुरू हो जाते हैं, लाइक वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वेसोडाइलेशन कराता है, नो की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, और इसके अलावा वेस्कुलर ल्यूमेन की फॉर्मेशन भी इसी की वजह से होती है, ठीक हो गया, ओके। लाइक अगर यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको नजर आ जाएगा कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वेसोडाइलेशन कराना है एनओ के जरिए। इसके अलावा जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या कराती है? एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन कराती है। जो दूसरा स्टेप है वह सेपरेशन ऑफ पेरिसाइट। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है माइग्रेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल है, ठीक है। नंबर 4 स्टेप होता है प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। जो लीडिंग एजेस होती है वो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और नॉट सिग्नल से आती है। पेरिसाइट की जो डिटैचमेंट होती है वो किससे होती है? वो एंजियोपोइटिन की वजह से होती है, एंजियोपोइटिन 1 और एंजियोपोइटिन 2 होते हैं, ठीक है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन मेटालोप्रोटीनेज की वजह से होती है। फाइनली रीमॉडलिंग होती है, रिकरेंटमेंट होती है और सेपरेशन ऑफ एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन होती है, ओके, ठीक हो गया।
एग्जाम में कभी बार पूछ लेती है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनरेटिव पावर, तो टिश्यू की कौन कौन से टाइप की होती है, तो लेबाइल होती है, स्टेबल होती है और परमानेंट टिश्यू होती है। जो लेबाइल या कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होती है, इसकी एग्जांपल क्या होती है, इसकी एग्जांपल होती है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो के अंदर, या मेजॉरिटी ऑफ सर्फेस एपिथेलियम में होती है। ओके, लाइक स्किन की, ओरल कैविटी के, वजाइना की सर्फेस की एपिथेलियम है, डक्ट्स की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है, या जीआईटी की, यूट्रस की, फैलोपियन ट्यूब की कॉलमनर एपिथेलियम है, या यूरिनरी ट्रैक्ट की ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। स्टेबल टिश्यू के अंदर हम कह सकते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ओके, जो लीवर है, किडनी है, पेनक्रियास ये सॉलिड टिश्यू है। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल होती है, फाइब्रोब्लास्ट होती है, स्मूथ मसल्स होती है। ओके, ये किसके अंदर आती है, ये आ जाती है स्टेबल टिश्यू के अंदर। जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, ओके, तो इसके अंदर सेल्स कौन कौन से होती है, न्यूरॉन, स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल आ जाएगा। तो सेल की प्रोलिफरेशन होती है, इसके लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर या ईसीएम से आ जाती है। तो लीवर की रीजनरेशन वाला मैकेनिज्म आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, और क्या पूछा हुआ है, टाइप्स ऑफ टिश्यू भी हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग भी है। हीलिंग और रीजनरेशन में फर्क इसको छोड़ो। लीवर की रीजनरेशन, वैसे ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद किलोइड है, हाइपर रिएक्टिव स्कार है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है, मेजर ग्रोथ फैक्टर है। तो आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही सिर्फ पूछना था। इसके बाद हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो इस चैप्टर के अंदर एडिमा के कॉजेज हैं, लाइक पैथो फिजियोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ एडिमा है, लाइक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, या प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, सोडियम रिटेंशन है, या इन्फ्लेमेशन होती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की दो वजूहत होती है, या तो वीनस सर्टन इंपेयर्ड हो गया, या आर्टीरियल डायलेशन हो गया। तो वीनस सर्टन इंपेयर्ड हो गया तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, या कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस की वजह से, या साइटिस, या लीवर सिरोसिस की वजह से, या वीनस थ्रोम्बोसिस या कंप्रेशन की वजह से है, ठीक है। यानी थ्रोम्बोसिस हो सकती है, या बाहर से कोई चीज़ कंप्रेस कर रही है, या लोअर लिम्ब की इनएक्टिविटी हो सकती है। आर्टीरियल डायलेशन के अंदर हीट और न्यूरो हार्मोनल डिसरेगुलेशन आती है। रिड्यूस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर हाइपोप्रोटीनीमिया है, प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरुलोपैथी या लीवर सिरोसिस, मालन्यूट्रिशन और प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी होती है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इन्फ्लेमेशन, न्यूप्लास्टिक है, पोस्ट सर्जिकल और इरिटेशन है। सोडियम रिटेंशन के अंदर एक्सेसिव साल्ट इंटेक होती है, या सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल रीनल हाइपरपोर्फिरिन है, या रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन में एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और एंजियोजेनेसिस आ जाएगा। तो ये बेसिक डायग्राम होती है, ये एडिमा से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके बाद हाइपरीमिया और कंजेशन में अगर फर्क आ जाए तो आप इस डिफरेंस को लिख सकते हो। लाइक हाइपरीमिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है आर्टेरियल डायलेशन की वजह से, जबकि कंजेशन के अंदर ब्लड की पूलिंग होती है ड्यू टू इंपेयर्ड वीनस आउटफ्लो। ये एक्टिव होता है, पैसिव होता है, इसकी अपीयरेंस रेड होती है, इसमें ब्लूइश रेड, ये साइनोसिस होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एडिमा इसमें नहीं होता, इसमें एडिमा हो सकता है। एग्जाम्पल मेनोपॉजल फ्लैश है, मस्कुलर एक्सरसाइज होती है, हाई ग्रेड फीवर है, जबकि इसकी एग्जाम्पल में लोकल होती है पोर्टल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन सिरोसिस के अंदर, और सिस्टेमिक में राइट हार्ट फेलियर की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके बाद जो चीज़ पूछी जाती है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ओके, लाइक यहाँ से कोई एग्जांपल आ सकती है, लाइक जो GP1P इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम हो जाएगा। ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसिथेमिया GP2B और 3A की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वॉन विलिब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से वॉन विलिब्रेन डिजीज हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो आ जाता है इसके जो थ्रोम्बोसिस के 3 ट्रायड होते हैं, लाइक एंडोथेलियल इंजरी है, स्टेसिस या टर्बुलेंट है, और हाइपर कोआगुलेबिलिटी होती है। इसका ड्रा किस तरह से करना है, आपने एंडोथेलियल इंजरी को ऊपर रखना है, हाइपर कोआगुलेबिलिटी को राइट साइड पर, और एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो को लेफ्ट साइड पर। और एक बात रट्टा मार लेना कि जो एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो होती है और हाइपर एंडोथेलियल इंजरी दोनों हाइपर कोआगुलेबिलिटी करवा देती है। ओके, ठीक हो गया। और बाकी ये दोनों एरो आपने इंटरचेंज कर देना इन दोनों को, ठीक हो गया। एंडोथेलियल इंजरी से एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो भी हो सकता है, एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो से एंडोथेलियल इंजरी भी हो सकती है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जो एंडोथेलियल इंजरी होती है इसकी वजह से इसके 2 बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक प्रोकागुलेंट चेंजेस और एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट होता है। प्रोकागुलेंट चेंजेस के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन होती है, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन की डाउन रेगुलेशन कर लेती है। इसके अलावा प्रोकागुलेंट और एंटी प्रो इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन को स्टिमुलेट कर लेती है। इसके अलावा इन्फ्लेम एंडोथेलियम होती है, ये एंटी कोगुलेंट लाइक प्रोटीन C और टिश्यू फैक्टर प्रोटीन इनहिबिटर की डाउन रेगुलेशन करवा देती है। एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट के अंदर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर की अप रेगुलेशन हो जाती है। इसके बाद अल्टरेशन इन द नॉर्मल ब्लड फ्लो है। तो पहला ये एंडोथेलियल एक्टिवेशन करवाती है स्टेसिस, दूसरा लैमिनर फ्लो को डिसरप्ट कर देती है, तीसरा जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर की वाश आउट को प्रिवेंट कर देते होती है। इसकी समरी को देख लेते हैं। लाइक इसकी समरी में क्या है, थ्रोम्बस की जो डेवलपमेंट होती है एंडोथेलियल इंजरी टॉक्सिन से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है। एंडोथेलियम की एक्टिवेशन होती है और एंडोथेलियल जीन एक्सप्रेशन होती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाती है। एब्डोमिनल ब्लड फ्लो स्टेसिस या टर्बुलेंस है तो एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से हो सकता है। हाइपर कोआगुलेबिलिटी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी के अंदर फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी है। सेकेंडरी के अंदर बेड रेस्ट है, टिश्यू का डैमेज है, मैलिग्नेंसी है, या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है, या एंटीबॉडी या फिर एंटीबॉडी प्लेटलेट फैक्टर 4 या हेपरिन की गेस बनना शुरू हो जाती है। तो उसको बोलते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ ओके, तो
हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, लाइक कॉमन है, फिर रेयर, फिर वेरी रेयर के अंदर फिब्रिनोलिसिस है या होमोसिस्टिन्यूरिया, जबकि सेकेंडरी के अंदर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है, मायोकार्डियल इंफेक्शन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, टिश्यू इंजरी है, कैंसर है, प्रोस्थेटिक कार्डिक वाल्व्स होते हैं। जबकि अदर रिस्क फैक्टर के अंदर कार्डियोमायोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रेगनेंसी भी होती है, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट है और कॉन्ट्रासेप्टिव है, सिकल सेल एनीमिया है और स्मोकिंग होती है। ठीक हो गया, ओके। अब जो ऐसे थ्रोम्बाई जो कि हार्ट वाल्व के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो उनको वेजिटेशन बोलती है, इन्फेक्टेड हो सकती है या फिर स्टीराइल हो सकती है। जो ब्लड बोर्न बैक्टीरिया या फंजाई इन डैमेज वाल्व के ऊपर एडहियर हो जाती है ड्यू टू रूमेटिक हार्ट डिजीज या फिर हार्ट वाल्व को डैमेज कर देती है। किसी भी केस के अंदर एंडोथेलियल इंजरी होती है तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोटिक मास की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। जो स्टीराइल वेजिटेशन है तो वो नॉन इन्फेक्टेड वाल्व के ऊपर भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर स्टीराइल विरोशियस एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिबमैन स्टेक एंडोकार्डाइटिस। ये सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस वगैरह की वजह से होता है, सिर्फ इनके नाम तैयार कर लो। पोस्टमार्टम क्लॉट और एंटीमार्टम क्लॉट में क्या फर्क होता है? जो पोस्टमार्टम क्लॉट जो जिलेटिनस होता है, डार्क रेड डिपेंडेंट, यानी जो डिपेंडेंट पोर्शन नीचे वाला पोर्शन होता है तो वहाँ पे आरबीसीज होती है, और अपर पोर्शन चिकन फैट पोर्शन होता है और ये अंडरलाइंग वेसल वाल से अटैच नहीं होते। जबकि ये तीनों प्रॉपर्टी एंटीमार्टम के अंदर मौजूद होती है। लाइक एंटीमार्टम में आपको लाइन्स ऑफ जान देखने को मिलती है। लाइन्स ऑफ जान क्या होती है? अल्टरनेटिंग लाइन होती है, पेल प्लेटलेट और फिब्रिन के डेपोजिट होती है और डार्कर आरबीसी की लेयर होती है। तो जो लाइन्स ऑफ जान होती है वो एंटीमार्टम को इंडिकेट कर देती है। आर्टिरियल थ्रोम्बस फ्रीक्वेंटली ओक्लूसिव होती है, कोरोनरी के अंदर ज़्यादा बनती है, फिर इसके बाद सेरिब्रल और फीमोरल आर्टरी के अंदर बनती है। मेनली फ्राइबल मैशवर्क होते हैं, प्लेटलेट का, फिब्रिन का, आरबीसीज का और ल्यूकोसाइट का होती है। ठीक है, रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस हमेशा ओक्लूसिव होती है, लॉन्ग ल्यूमिनल कास्ट में आती है और ये स्लगिश वीनस सर्कुलेशन के अंदर बनती है। तो उनके अंदर आरबीसी ज़्यादा होती है, प्लेटलेट रिलेटिवली कम होती है, तो उनको रेड थ्रोम्बाई या स्टेसिस थ्रोम्बाई वगैरह भी कहती है। जो वीनस थ्रोम्बाई होती है वेसल की वाल से अडेयर होती है, उनके पास लाइन्स ऑफ जान होती है। लाइन्स ऑफ जान पोस्टमार्टम क्लॉट के अंदर नहीं होती, जो लोअर लिम्ब के अंदर सबसे ज़्यादा बनती है। इसके अलावा अपर लिम्स के अंदर पेरी प्रोस्टैटिक प्लेक्सस है, ओवेरियन और पेरी यूट्राइन वेन, इनके अंदर भी वीनस थ्रोम्बोसिस बन सकता है। फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या होती है? प्रोपेगेशन, एम्बोलाइजेशन, डिसोल्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और रीकनालाइजेशन होती है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं ओके तो आई थिंक ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। ओके, ठीक हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर हम आगे चलते हैं। एम्बोलिज्म है, एम्बोलिज्म के अंदर पल्मोनी एम्बोलिज्म, सिस्टमिक एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म है। इसके बाद एमनियोटिक और ईयर एम्बोलिज्म आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पल्मोनी एम्बोलिज्म है। पल्मोनी एम्बोलिज्म के 5 आगे इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला कि जो पल्मोनी एम्बोलिज्म क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर सडन डेथ हो सकती है कोर पल्मोनरी की वजह से, या मीडियम साइज आर्टरी के ओक्लूजन की वजह से पल्मोनरी हैमरेज हो सकता है, या स्मॉल एंड आर्टरियोलर पल्मोनरी ब्रांचेस की ओक्लूजन की वजह से हैमरेज या इन्फेक्शन हो सकता है। मल्टीपल एम्बोलस होते हैं, इनकी वजह से हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर वगैरह हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इन्फेक्शन में रेड इन्फेक्शन और वाइट इन्फेक्शन, इसका डिफरेंस मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। शॉक के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है और शॉक एसोसिएटेड विद सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम को तैयार कर लेना। लाइक माइक्रोबियल प्रोडक्ट होती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को एक्टिवेट करती है। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, टीएनएफ, इंटरल्यूकिन 1 और HMGB1 है। तो ये एंडोथेलियल एक्टिवेशन कराती है। एंडोथेलियल एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट की वजह से भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। तो वो C3A को C3A में कन्वर्ट करा देती है और फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देती है। फैक्टर 12 प्रो कोगुलेशन करवा देता है, टिश्यू फैक्टर को बढ़ा देगा, टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर को कम कर देगा, प्रोटीन सी और थ्रोम्बोमॉड्यूलिन कम हो जाएगा। ओके, जो एंडोथेलियम एक्टिवेट होती है तो एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट को बढ़ा देती है, लाइक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1 है। और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 है, NO है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। तो ये सब चीज़ें हैं, वेज़ोडाइलेशन, वेस्कुलर परमिएबिलिटी करवा देती है और परफियन को डिक्रीज कर देती है। ओके, जबकि इनकी वजह से माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, टिश्यू इस्कीमिया और एट्रियल इनसफिशिएंसी हो जाती है। एट्रियल इनसफिशिएंसी की वजह से वाटर हाउस फ्लैड्यूशन सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। बाकी जो शॉक के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो आप इस डायग्राम वगैरह से कर सकते हो, इस फ्लो चार्ट वगैरह से। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर। जेनेटिक्स वाले के अंदर क्या क्या पूछा हुआ है इन्होंने जेनेटिक्स वाले में? तो जेनेटिक्स वाले में पहले क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज पूछी हुई है। ओके, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज वाले बल्कि तरतीब से स्टार्ट करते हैं। तो तरतीब से है तो म्यूटेशन है, म्यूटेशन पूछी हुई है। म्यूटेशन की टाइप्स क्या होती है? लाइक पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, विद इन द कोडिंग सीक्वेंस है, इसके अलावा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है, या ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन हो सकती है। आप इन तीनों को देख लेना। ठीक है, इसके बाद जो ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें क्या फ़र्क होता है?
ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार कर लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट की जो अकरेंस होती है ऑफस्प्रिंग में 50% होती है, जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव की 25% होती है। कॉज ये नॉन एंजाइमिक प्रोटीन को यानी स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी प्रोटीन को अफेक्ट करता है, जबकि ये एंजाइम प्रोटीन को अफेक्ट करता है। इसका ऑनसेट वेरिएबल ऑनसेट होता है, यानी ये अडल्टहुड के अंदर होता है, जबकि इसका यूनिफॉर्म ऑनसेट होता है इन्फेंसी या चाइल्डहुड के अंदर। पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट और इसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है। एक्सप्रेसिटी इसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन है, इसमें यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन होती है। म्यूटेशन स्ट्रक्चरल प्रोटीन में या इसके रिसेप्टर में होती है, जबकि यहाँ पे म्यूटेशन एंजाइम प्रोटीन के अंदर होती है। यहाँ पे आपको एक एलील की म्यूटेशन चाहिए, यहाँ पे आपको दोनों एलील की म्यूटेशन चाहिए। इसकी एग्जांपल मार्फन सिंड्रोम, एह्लर-डैनियल्स सिंड्रोम, हंटिंगटन डिजीज है। लाइक अगर आप इस टेबल को देखोगे तो यहाँ पर नर्वस डिसऑर्डर के अंदर हंटिंगटन डिजीज आ जाएगा, न्यूरोफिब्रोमाटोसिस है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होती है और ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस आ जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। जीआईटी के अंदर फैमिलियल पॉलीपोसिस कुलाई या हेमाटोपोइटिक के अंदर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस और वॉन विलिब्रेंट डिजीज है। स्केलेटल के अंदर मार्फन सिंड्रोम, एह्लर-डैनियल्स सिंड्रोम है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आता है और एक कॉन्ट्रोप्लेजिया होता है। मेटाबॉलिक के अंदर फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया है। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर सिस्टिक फिब्रोसिस है, फिनाइलकेटोनुरिया, यानी जो सारे इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं। एक्सटेंड रिसेसिव के अंदर मस्कुलोस्केलेटल ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ब्लड के अंदर हीमोफीलिया ए बी, ग्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी है, ए गामा ग्लोबुलिनीमिया है, विस्कोड डायट्री सिंड्रोम है, डायबिटीज इंसिपिडस, लिशमी-हान सिंड्रोम और फ्रेजाइल सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो एह्लर-डैनियल्स सिंड्रोम है, एह्लर-डैनियल्स सिंड्रोम की आप बताओ कि कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है 6 वाली और 7C वाली। 7C को डर्मेटोस्पेरेक्सिस और 6 वाली को काइफोस्कोलियोसिस कहते हैं। जो क्लासिकल है उसको 1 या 2 कहते हैं। ठीक है, ये सारी अच्छा ये ऑटोसोमल रिसेसिव बताई है। जो एह्लर-डैनियल्स है मेनली ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब जो क्लासिकल है उसमें मसला आता है कोलेजन 5 में, 5A1 और 5A2। हाइपर मोबिलिटी वाले में कुछ मसला अभी तक पता नहीं चला। वेस्कुलर के अंदर कोलेजन टाइप 3 होता है। काइफोस्कोलियोसिस के अंदर लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज है। ओके, जबकि 6A और 7A और 7B के अंदर कोलेजन 1A और कोलेजन 1A2 आ जाएगा। डर्मेटोस्पेरेक्सिस के अंदर प्रो कोलेजन एंड पेप्टिडेस आ जाएगा। ठीक हो गया। मार्फन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। फिब्रिलिन 1 जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है जो कि फिब्रिलिन को कोड करता है। फिब्रिलिन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए रिक्वायर होती है। जो मेजर टिश्यू होती है वो स्केलेटल, आई और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर टाल स्ट्रक्चर, लॉन्ग फिंगर होती है, बायलैटरल सबलक्सेशन ऑफ लेंस होती है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एयोर्टिक एन्युरिज्म और एयोर्टिक डायसेक्शन होती है। एह्लर-डैनियल्स सिंड्रोम में कोलेजन की सिंथेसिस या कोलेजन की डेपोजिशन वगैरह इसमें मसला आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के आगे मजीद म्यूटेशन की 5 क्लासेस बताई हुई है। 1 के अंदर सिंथेसिस, टाइप 2 के अंदर ट्रांसपोर्ट, टाइप 3 के अंदर बाइंडिंग, टाइप 4 के अंदर क्लस्टरिंग और टाइप 4 के अंदर रिसाइक्लिंग इसमें मसला आ जाता है। ओके, इसके बाद इन सब पोर्शन को आपने तैयार नहीं करना, फिर हम सीधा आ जाते हैं साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर नॉर्मल कैरियोटाइप होता है, जी बाइंडिंग होती है। जी बाइंडिंग के अंदर एक हैप्लाइड सेट के अंदर 4 से लेकर 800 बैंड्स होते हैं। ठीक हो गया। प्रोफेज के अंदर वगैरह देखते हैं। ओके, क्रोमोसोम वगैरह को अरेस्ट वगैरह करवा के प्रोफेज के अंदर हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज होती है, तो वो डिलीशन हो सकती है, रिंग क्रोमोसोम है, इन्वर्जन हो सकती है, ऐसा क्रोमोसोम फॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन हो सकती है। ट्रांसलोकेशन तो बर्सिन ट्रांसलोकेशन वगैरह हो सकती है। ट्रांसलोकेशन, आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन, इन्वर्जन, डिलीशन और रिंग क्रोमोसोम को देख लेना। इसके बाद डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम की क्लिनिकल ये इंपॉर्टेंट है, एपिकेंथिक फोल्ड हो सकती है। ठीक है, एपिकेंथिक फोल्ड है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होता है। इसके अलावा सिमियन क्रीज होती है। ठीक है, माइक्रोग्रेथियस में होता है, एडवर्ड में होता है। ठीक हो गया। जबकि पैटियो के अंदर माइक्रोऑप्थेल्मिया होता है, पॉलीडिक्टाइली होती है एडवर्ड में, माइक्रोसेफली होती है। ओके, इसके अलावा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होती है, कार्डिक डिजीज, एम्ब्लाइकल हर्निया है। ओके, रीनल डिफेक्ट, ब्रोकर बॉटम फीट होते हैं। डाउन के अंदर कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट सब के अंदर, इंटेस्टिनल स्टेनोसिस, एम्ब्लाइकल हर्निया है। ओके, ल्यूकेमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइपोटोनिया है, नेक की स्किन काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट होती है। ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, एपिकेंथिक फोल्ड और फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होती है, सिमियन क्रीज देखने को मिलती होती है। जबकि इसके अंदर माइक्रोग्रेथिया, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट है, लो सेट ईयर्स है, शॉर्ट नेक होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अबेंडेंट नेक स्किन होती है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, रीनल मालफॉर्मेशन, लिमिटेड हिप एडक्शन होती है। इसके बाद जो टर्नर होते हैं, टर्नर में लो पोस्टीरियर हेयर लाइन होती है, इनफर्टिलिटी है, इम्यूनूरिया, स्ट्रिक्ट ओवरी है, पिगमेंटेड नेवाई है, पेरिफेरल इंफेडिमा ऑफ एट बर्थ होती है, क्वाक्शन ऑफ एयोर्टा, ब्रॉड चेस्ट और वाइडली स्पेस निपल होती है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन और वेबिंग ऑफ नेक देखने को मिलती होती है। अब जो कौन सी फीचर्स होती है, तो तमाम सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर में सिमिलर देखने को मिलती है। तो जनरली जो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होते हैं वो सबटल क्रॉनिक प्रॉब्लम कराती है, यानी जो जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो उनकी जो फिनोटाइप होती है वो आप प्यूबर्टी के ऊपर देख सकते हो। जितना ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होगी उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सिंगल जीन डिसऑर्डर है, नॉन क्लासिकल इनहेरिटेंस के अंदर, तो वो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल जीन में म्यूटेशन है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और ग्यूनेडल मोज़ाइकिज्म है।
ओके, तो गोनेडल मोज़ाइकिज्म के अंदर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आ जाएगा। गोनेडल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि प्रेडर-विली सिंड्रोम और इसके अलावा एंजल-बैन सिंड्रोम है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन में म्यूटेशन आ गया तो वो लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन के अंदर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वगैरह आना शुरू हो जाती है। हंटिंगटन डिजीज है। जब क्लाइनफेलर सिंड्रोम के अंदर टेस्टुलर एट्रोफी होती है, स्टेरिलिटी होती है, बॉडी रिड्यूस हो जाती है, गायनेकोमास्टिया होता है, इनक्वाइर्ड बॉडी हैबिटस होता है, मेल स्टेरिलिटी करवा देता है। जबकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रेचर है, वेबिंग ऑफ नेक होती है, क्यूबिटस वल्गस है, सेरिब्रोवैस्कुलर मैलफॉर्मेशन है, एमिनूरिया, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिब्रोटिक ओवरीज होती है। अब हम चलते हैं न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर के अंदर। न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर में क्या क्या चेकलिस्ट में से आया हुआ है जो हमें ज़रूर तैयार करना है। बिनाइन और मैलिग्नेंट में इनका नोमेनक्लेचर तो इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर है तो इनको नोमेनक्लेचर को मैं ऑलरेडी बिग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। लाइक हेमाटोपोएटिक और लिम्फाइड का कोई बिनाइन ट्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता। बेजल सेल ऑफ स्किन एडिनिक्सा का भी कोई बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। टेस्टिकुलर एपिथेलियम का भी कोई बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। ठीक हो गया, ओके। और कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जिनके आंखें में ओमा लगा होता है लेकिन वो मेलाइन नहीं होते, मैलिग्नेंट होती है। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, मेलानोमा, सेमिनोमा, मेसोथेलियोमा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये मैलिग्नेंट होते हैं, हालांकि इनके नाम में ओमा लगा हुआ है। अब बिनाइन और मैलिग्नेंट में फर्क पूछा जाता है, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या फर्क होता है, जो डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया, रेट ऑफ ग्रोथ, लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट के अंदर होती है जबकि बिनाइन के अंदर नहीं होती। लोकल इन्वेजन है तो जो बिनाइन है वो लोकली कोहेसिव होती है, एक्सपेंसाइल मैसेज होती है, वेल डिमार्केटेड मैसेज होती है जो कि सराउंडिंग टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट नहीं करती। मैलिग्नेंट इन्वेसिव होती है, सराउंडिंग टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट करती है, कोहेसिव या एक्सपेंसाइल भी हो सकते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ इनका स्लो होता है, इनका फास्ट होता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड होती है जबकि ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होती है। इसके बाद और क्या पूछ रहा है, ओके तो नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर हो गया, डिफरेंस बिटवीन द बिनाइन और मैलिग्नेंट। इसके अलावा सार्कोमा और कार्सिनोमा में डिफरेंस भी पूछ रहा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने यहाँ से भी कवर करने हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। आर्टीरियल या कार्डिक थ्रोम्बाई और वीनस थ्रोम्बाई में क्या फर्क होता है। आर्टीरियल थ्रोम्बाई एट द साइट ऑफ एंडोथेलियल इंजरी या टर्बुलेंस के ऊपर बनते हैं, जबकि वीनस थ्रोम्बाई एट द साइट ऑफ स्टेसिस वगैरह बनते हैं। डायरेक्शन रिट्रोग्रेड होती है जबकि ब्लड फ्लो की डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हैं। कोहेसिव होते हैं जबकि इन्वेरिएबली ऑक्लूसिव होते हैं। ठीक है, कलर इसका ग्रेइश वाइट होता है, फिब्रिली अडहेरेंट होती है वेसल वाल की तरफ, जबकि रेड स्टेसिस होती है। अगर इनका क्या फेट होता है तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह करवा सकती है, जबकि वीनस थ्रोम्बाई आगे एम्बोलाइजेशन करा सकती है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। ठीक हो गया। पोस्टमार्टम क्लॉट और रेड थ्रोम्बाई में क्या फर्क होता है। पोस्टमार्टम क्लॉट जिलेटिनस होती है, आरबीसी सेटल हो जाते हैं ग्रेविटी से, वेसल वाल से अटैच नहीं होती, लाइंस ऑफ जान भी नहीं होती। ओके, इसके बाद पिटिंग और नॉन पिटिंग एडीमा में क्या फर्क होता है। पिटिंग एडीमा में ये होता है कि जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड होता है उसको आप प्रेशर से मूव करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर से मूव नहीं करता। ये जो पिटिंग एडीमा तमाम जनरलाइज्ड या लोकलाइज्ड वीनस एडीमा में देखने को मिलता है, यानी लिम्फेटिक्स में पेटेंट होती है। लेकिन नॉन पिटिंग या हार्ड एडीमा होता है, ये लोकलाइज्ड एडीमा होता है, ओके, जिसमें लिम्फेटिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लाइक इन्फ्लेमेटरी एडीमा है, ओके, या लिम्फेटिक एलिफेंटियासिस है, तो इसमें आपको देखने को मिलता होता है। अच्छा, इन्होंने डिफरेंस पूछा है कार्सिनोमा और सार्कोमा का, तो उसका जो डिफरेंस है हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। ओके, डिफरेंस कहाँ पे लिखा हुआ है कार्सिनोमा और सार्कोमा का, तो कार्सिनोमा और सार्कोमा, यस, जो कार्सिनोमा होते हैं मेनली लिम्फोजिनस रूट से सेपरेट करते हैं। सार्कोमा मेनली हम कह सकते हैं कि हेमाटोजिनस रूट से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब एज वगैरह को देख लेते हैं। मिडिल टू ओल्ड है, जबकि ये तमाम तमाम एज के अंदर हो सकते हैं सार्कोमा। स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर वेल फॉर्म स्ट्रोमा है, हेमरेज और नेक्रोसिस रिलेटिवली लेस होती है, लेकिन यहाँ पे हेमरेज और नेक्रोसिस ज़्यादा होती है। पुअरली फॉर्म स्ट्रोमा है और डिफ्यूज शीट्स होती है। ग्रोथ को देखें तो जो कार्सिनोमा की ग्रोथ स्लो होती है, सार्कोमा की ग्रोथ फास्ट होती है। मेटास्टेसिस लिम्फेटिक के जरिए होता है जबकि ये ब्लड बोर्न हेमाटोजिनस होता है। ठीक है, लिवर को इन्वॉल्व करता है जबकि लंग्स को इन्वॉल्व करता है। रिस्पॉन्स टू द रेडिएशन, तो ये रेडियो सेंसिटिव होता है जबकि रेडियो रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब मेजर केमिकल कार्सिनोजन के अंदर अल्काइलेटिंग एजेंट और एसिटाइलेटिंग एजेंट है, यानी जो केमिकल कार्सिनोजन होती है दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होती है अल्काइलेटिंग एजेंट और एसिटाइलेटिंग एजेंट होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट के अंदर पॉलीसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक अमाइन अमाइड्स और एजोडाइस आ जाती है। अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर बीटा प्रोपेनोलैक्टोन है, डाइमिथाइल सल्फेट है, डाई इपॉक्सी ब्यूटेन है और एंटी कैंसर ड्रग आती है, लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरोम्बियोसिल और नाइट्रोस यूरिया। जबकि एसिटाइलेटिंग एजेंट के अंदर 1-एसिटाइल 1-इमिडाजोल होती है, डाइमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड आ जाएगा। प्रो कार्सिनोजन के अंदर पॉलीसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है, जबकि एरोमेटिक अमाइन अमाइड्स और एजोडाइस वगैरह देखने को मिलती होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद और चेक लिस्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये ऑक्यूपेशनल कैंसर का इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल कैंसर लाइक आर्सेनिक और आर्सेनिक कंपाउंड की वजह से लंग का कैंसर या स्किन का कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टोस की वजह से लंग्स का, इसोफेगस का कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, कोलोन का कैंसर हो सकता है, या फिर मेसोथेलियोमा हो सकता है। बेंजीन की वजह से एमियल होता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है। बेरिलियम कंपाउंड की वजह से लंग का कार्सिनोमा होता है। कैडमियम या कैडमियम कंपाउंड से प्रोस्टेट कार्सिनोमा होता है। क्रोमियम की वजह से लंग का कैंसर है। निकल की वजह से लंग का ओरोफेरेंजियल कैंसर है। रेडोन की वजह से भी लंग का कैंसर होता है। विनाइल क्लोराइड की वजह से हेपेटिक एंजियोसार्कोमा होता है। अब यहाँ पे कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह दी हुई है, इनको भी थोड़ा बहुत रीड कर लेना।
लेना। लाइक अगर आप तरतीब से स्टार्ट करते हो तो पहले इसोफेगस है जीआईटी में, तो इसोफेजाइटिस होता है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस या बैरेट इसोफेगस है, तो वो इसोफेजियल कार्सिनोमा वगैरह करवा देती है, ठीक है। इसके बाद आता है शॉगरेन सिंड्रोम, तो शॉगरेन सिंड्रोम में मार्क लिम्फोमा आ जाएगा। स्टोमक है तो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, मार्क लिम्फोमा हो सकता है। स्टोमक के बाद आगे लिवर पड़ा हुआ तो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा पड़ा हुआ होता है। पेनक्रियाज आता है पेनक्रियाटाइटिस या पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा हो सकता है। इंटेस्टाइन आती है तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज तो वो कोलोरेक्टल कैंसर करवा सकता है, ठीक हो गया। बाकी एक्स्ट्रा वगैरह है इनको देख लेना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ट्यूमर्स वगैरह लिखे हुए हैं, लाइक जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, लाइक ग्रोथ फैक्टर के अंदर प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, प्रोटॉन का जीन है, ठीक है, जबकि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर में FGF3 आती है। इसकी वजह से ऑस्टियोसार्कोमा होते हैं, इसकी वजह से ऑस्टियोसार्कोमा होती है, किसकी वजह से एस्ट्रोसार्कोमा, प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर 1 की वजह से होती है एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है, ओके। सिर्फ इनके बेशक नाम तैयार कर लो, पूरा याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रैफ की वजह से माइलोनोमा, ल्यूकेमिया, क्लोन कार्सिनोमा वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती है ब्रैफ वगैरह की वजह से, ओके। इसके बाद ल्यूफ्रामिनी सिंड्रोम P53 की वजह से होता है, ओके। और यहाँ पर हाल मार्क्स है, हाल मार्क्स के एटलीस्ट आपको नाम आने चाहिए हाल मार्क्स के। तो हाल मार्क्स कौन कौन से होते हैं? हाल मार्क्स के अंदर इनसेंसिटिविटी टू द ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल है, सेल्फ सफिशिएंसी होती है, सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ सिग्नल, इनसेंसिटिविटी टू द ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल है, अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म आता है। इसके बाद एवर्जन ऑफ एपोप्टोसिस है, फिर लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल है, सिस्टेन एंजियोजेनेसिस होती है, ठीक है। इसके बाद एबिलिटी टू इन्वेट और मेटास्टेसिस है, और एबिलिटी टू इवेट द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक हो गया। तो ये हाल मार्क्स के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इस डायग्राम को भी ध्यान से तैयार कर लेना। सेनिसेंस है, यहाँ पे P21 इनहिबिटर है, डीएनए रिपेयर वाले जीन और प्रोप्रोटिक जीन होती है, P53 इन जीन्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये केमिकल कार्सिनोजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट के अंदर काइनेटिक एजेंट और एसिटाइलेटिक एजेंट है। एसिटाइलेटिक एजेंट के अंदर 1-एसिटाइल 1-इनहिबिटर्स होती है, जबकि डाई मिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड आ जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट के अंदर पॉलीसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जबकि एरोमेटिक अमाइड्स तो एजोडाइस आ जाएगा। इसके बाद जो कैंसर्स होते हैं, लाइक ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया करवाता है, टैक्स और HBx प्रोटीन होती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बिनाइन वार्ड सर्विकल कैंसर और ओरोफेरेंजियल कैंसर करवा देता है। E6 और E7 प्रोड्यूस करता होता है। एप्स्टीन बार वायरस ने बर्किल लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाना है। हेपेटाइटिस B और C ने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वगैरह करवा देना होता है, ओके। इसके बाद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऐसे सिंड्रोम होते हैं जिनके साइनोसिप्टम आप लोकल या डिस्टेंस टेम्परेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि नॉर्मली वो प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक हो गया। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर एंडोक्राइनोपैथी आती है, नर्व और मसल सिंड्रोम है, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ओशियस आर्टिकुलर या सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस है, वेस्कुलर या हेमेटोलॉजिकल चेंजेस होती है। एंडोक्राइनोपैथी के अंदर कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम SNP की वजह से होता है, यानी सिकल सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है, पेनक्रियाटिक कैंसर और न्यूरल ट्यूमर की वजह से। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट रेडिएट भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा और इंटरक्रेनियल न्यूप्लाज्म की वजह से होता है। हाइपरकैल्सीमिया किस वजह से होती है? हाइपरकैल्सीमिया होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग की वजह से होती है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा रीनल कार्सिनोमा की वजह से होती है, हाइपोग्लाइसीमिया ओफो की वजह से होती है, ओवेरियन कार्सिनोमा, फाइब्रोसार्कोमा, पॉलीसाइथीमा रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से होता है, सेरिबेलर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वगैरह की वजह से होता है। ब्रोंकोजेनिक और थायमिक न्यूप्लाज्म की वजह से माइस्थीनिया होता है, और इन दोनों की वजह से हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी होती है, क्लबिंग वगैरह देखने को मिलती होती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर XCN बायोप्सी, फाइन नीडल एस्पायरेशन और साइटोलॉजिकल समीर वगैरह आना शुरू हो जाती है। ग्रेडिंग और स्टेजिंग है, इसका डिफरेंस पूछ लेती है। ग्रेडिंग साइटोलॉजिकल अपीयरेंस से मेजर करती है, बिहेवियर और डिफरेंशिएशन रिलेटेड होती है, जबकि स्टेजिंग होती है सर्जिकल एक्सप्लोरेशन से या इमेजिंग से डिटरमिन की जाती है। ये साइज लोकल या रीजनल लिम्फ नोड सेपरेट और मेटास्टेसिस के ऊपर डिपेंड होती है, ओके। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर 3 एम्स होते हैं। पहला कि अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर को कैटेगराइज कर देना, दूसरा साइट ऑफ मेटास्टैटिक ट्यूमर को डिटरमिन करना, तीसरा कि ऐसे मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना जिनके प्रोग्नोस्टिक या थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस होती है। इसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक या साइटोजेनेटिक्स होती है, तो इसमें मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की डायग्नोसिस है। इसके अलावा प्रोग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है, डिटेक्शन ऑफ मिनिमल रेसिडुअल डिजीज है या हेरिडेटरी कंडीशन जो कि कैंसर को प्रीडिस्पोज करती है, गाइडिंग थेरेपी है, और लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। तो ये किसके होते हैं? लेबोरेटरी डायग्नोसिस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और साइटोजेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स होती है। ट्यूमर मार्कर है लास्ट में, तो ह्यूमन कोलोनिक रॉडोट्रोफिन ये किस में आता है? ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर में, नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर ट्यूमर में आता है, कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में आता है, कैटिकोलामिन क्लियोक्रोमोसाइटोमा में आती है, अल्फा बीटा प्रोटीन लीवर सेल कार्सिनोमा नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर में आती है, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन पेनक्रियाटिक है, लंग स्टोमक और हार्ट के कैंसर में आता है, ठीक है, ओके। इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन मल्टीपल माइलोमा में आते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर में आता है, CA125 ओवेरियन में आता है, CA19.9 कोलोन और पेनक्रियाटिक कैंसर में आती है, CA15.3 ब्रेस्ट कैंसर में आ जाता है, EFGR म्यूटेंट है सीरम के अंदर तो लंग कैंसर है, TP53 APC और रास है, तो ये तीनों कोलोन के अंदर आ जाती है। अगर स्टूल है तो वो पेनक्रियाटिक आ जाएगा, स्पोटम है तो फिर लंग्स का आ जाएगा दोबारा से, अगर TP53 यूरिन के अंदर है तो वो ब्लैडर कार्सिनोमा करवा देगा। तो ऑलमोस्ट हमने
अभी सिर्फ जनरल पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, चेकलिस्ट वगैरह को कवर किया है कि मजबूरी मेरी भी थी कि टाइम थोड़ा सा कम था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बोलना पड़ रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।